चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए आ गया है रसायन विज्ञान का अध्याय 8 है और एक तरह से यह अंतिम अध्याय मानिए, क्योंकि एक अध्याय 9 है जो विविध है, जो कि इसी में ऐड करके हम पढ़ा देंगे और ख़त्म करेंगे। अब फास्ट चलेंगे और इसके बाद हम बायोलॉजी का जो बचा हुआ भाग है वो ख़त्म करेंगे। और 8 बजे जो ऑनलाइनर चल रहा है वो सिर्फ़ एनटीपीसी और बिहार एसएससी के लिए चल रहा है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, करने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, देखिए फास्ट चल के इसे ख़त्म करेंगे। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है, तो तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। जो कि उर्वरक में नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन आपको नहीं पाया जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा आपको, है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग किसके डिटेल की। तो उर्वरक ऐसा रसायन होता है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। मैडम, उर्वरक के मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। मतलब उर्वरक में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के पोषक तत्व आपको मिलेगा। और कौन-कौन? तो एक स्थूल पोषक तत्व मिलेगा, एक आपको सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेगा। ठीक है? तो देखिए, स्थूल पोषक तत्व होता है, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। ठीक है? तो स्थूल पोषक तत्व में क्या है? नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा और सल्फर होगा। ये सब जो होंगे वो स्थूल तत्व में होंगे। आगे बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में अगर देखा जाए तो बोरॉन होगा, क्लोरीन होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, मैंगनीज होगा और वेल्डेनम होगा, जिंक होगा तथा सेलेनियम होगा। ठीक है, ये सब जो होंगे ये सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, जो कि उर्वरक का 2 भाग है, जिसमें स्थूल पोषक तत्व में आप देख लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म में आपका बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया। बात करने के लिए तो देखिए, जैसे ही स्थूल की बात होगी तो बड़े-बड़े लोग इसमें सम्मिलित होंगे। नाइट्रोजन लोग होंगे, नाइट्रोजन सम्मिलित होगा, फास्फोरस वाले होंगे, पोटेशियम वाले लोग सम्मिलित होंगे, कैल्शियम वाले लोग होंगे, मैग्नीशियम वाले और सल्फर वाले। ये सो है ब्रांड वाले लोग हैं, जो कि स्थूल पोषक तत्व होंगे। अब बेचारे छोटे-छोटे लोग, माइक्रो लोग मतलब होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कि छोटे-छोटे होंगे, जैसे बोरॉन वे मध्यम वर्ग वाले, क्लोरीन हो गए, कॉपर हो गए, आयरन हो गए, मैंगनीज हो गए और मोलिब्डेनम और जिंक हो गए तथा सेलेनियम। ये सब जो हैं बेचारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, किसके? उर्वरक के। दूसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। दूसरा प्रश्न है, किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में करते हैं? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, CO2 का प्रयोग करते हैं। अब सुनिए, CO2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे सुनिए, यूरिया जो होता है जिसे CO बोला जाता है, NH2 होता है। ठीक है, तो CO NH2 होता है। ठीक है ना, यही ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है, जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। इसमें 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। यह एक क्या होता है? रंगीन एवं गंधहीन ठोस पदार्थ हैं, जो जल में अति विलीय हैं। क्या है? जल में क्या होते हैं? अति विलीय होते हैं। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन होता है। बड़े पैमाने पे क्या होता है? यूरिया का उत्पादन होता है, ये हम भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, बड़े पैमाने पर अगर यूरिया का उत्पादन की अगर बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा, द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से होता है। तो यही ध्यान रखना कि बड़े पैमाने पर अगर यूरिया का उत्पादन होगा तो अमोनिया तो होगा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होगा, लेकिन किस अवस्था में? द्रव अवस्था में होगा। तभी इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा, तभी हो सकता है यूरिया का उत्पादन। ये हो गया क्लियर। यूरिया एक क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है, जिसका प्रयोग फसलों को नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए फसलों को दिया जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक। यूरिया वह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण प्रयोगशाला में वर्ष 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, क्या है? साइनेट से किया जाता है या किया गया था। ठीक है ना, समझ गए? तो वर्ष 1828 में क्या किया गया था? एक अकार्बनिक यौगिक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, अमोनियम साइनाइड है,
से किया गया था। तो 1828 में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनिया साइनाइड से किया गया था, प्रयोग किया गया था। समझ गए? तीसरा प्रश्न है, कौन सा उर्वरक मृदा मतलब मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताइए, एसिड छोड़ता है, कौन छोड़ता है? तो ये बताइएगा, अमोनियम सल्फेट। क्या है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट है। तो चलिए जानकारी लेते हैं इसका। तो देखिए, मृदा में अम्लीयता एवं क्षारीयता की माप मृदा के पीएच मान द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पीएच मान द्वारा की जाती है। मृदा का पीएच मान जितना कम होगा, मृदा उतनी ही अम्लीय होगी। समझ गए? तो मृदा उतना ही अम्लीय होगा जितना, अगर पीएच मान कम होगा, तो हम जानते हैं कि 7 से कम अगर पीएच मान है तो वो एसिड में आता है, अम्लीय में आता है, तो उतना ही कम होगा, तो वही अम्लीय होगा मृदा में। उर्वरकों में अमोनिया सल्फेट, क्या है? अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। उर्वरकों में अगर देखा जाए तो अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, अम्ल छोड़ता है किसमें? मृदा में, मिट्टी में। तो अमोनियम जो देख रहे हैं, अमोनियम सल्फेट जो है, इसका सूत्र क्या है? तो NH4 है, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है, 2 है, SO4 है। ठीक है, तो NH4 2SO4 सल्फेट है, SO4। चलिए, क्लियर हो गया? अमोनिया लगा हुआ है तो NH4 ही होगा। आगे बात करते हैं। अमोनियम सल्फेट का एक मोल हाइड्रोजन आयन का उत्पादन होता है। अब अम्ल है तो हाइड्रोजन तो इसमें होगा ही, है ना? अब ये जान गए, तो हाइड्रोजन आयन का उत्पादन होता है। अमोनियम सल्फेट का एक मोल है जो कि हाइड्रोजन आयन का उत्पादन करता है। लगभग 132 ग्राम, मान के चलिए लगभग 132 ग्राम, 4 मोल लगभग 4 ग्राम होता है, ऐसे याद रखिएगा। तो लगभग 132 ग्राम 4 मोल, और 4 मोल लगभग 4 ग्राम, ऐसे याद रखना हो। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में कौन सा प्रयोग होता है? ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है, बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल। क्या है? वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का हम इस्तेमाल करते हैं साबुन बनाने में। जब वनस्पति तेलों मतलब वेजिटेबल ऑयल्स बोलते हैं, अथवा जंतु वसाओं एनिमल फास्ट बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं, तो जंतु वसाओं एनिमल फैट्स को जो है कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं, हम पढ़े हैं, अथवा कास्टिक पोटाश मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक पोटाश बोलते हैं, के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो क्या होता है? ग्लिसरीन के साथ उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटाशियम लवण प्राप्त होते हैं। ये लवण साबुन कहलाते हैं। और उपयुक्त अगर देखें, उपयुक्त प्रक्रिया में साबुनीकरण कहलाती है। और भी अगर प्रक्रिया हो तो साबुनीकरण हो जाएगी। तो ये कैसे बना साबुन? साबुन कैसे बना? तो वनस्पति तेल और जंतु वसा, वनस्पति तेल कहिए या जंतु वसाओं का, कास्टिक सोडा कहिए या कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करके, ठीक है, और उसके साथ ग्लिसरीन के साथ उच्च वशीय अम्ल के सोडियम या पोटाशियम लवण प्राप्त होते हैं, और वही प्राप्त लवण को ही हम साबुन कहते हैं या साबुनीकरण कहते हैं। बात करते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है कि DAP, क्या है? DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस जिसे P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? बताइए। तो DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। तो 46% फास्फोरस पाई जाती है। अब इस पे डिटेल हम इसका अगर सूत्र पूछे तो NH4 छोटा ब्रैकेट 2 HPO4 कर दीजिएगा, तो बड़ा ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो H से हाइड्रोजन याद रखिएगा, P से फास्फोरस याद रखिएगा और O से ऑक्सीजन याद रखिएगा, ऐसे जोड़ के बना है HP। तो डाई अमोनियम फास्फेट जिसे हम DAP बोलते हैं, क्या बोलते हैं? DAP बोलते हैं। इसका सूत्र अगर पूछे आपसे NH4 बता देना है, क्या बता देना है? NH4 ब्रैकेट में 2 कर देना है और HPO4 कर देना है। ये सूत्र हो गया आपका। अगर और यही बात करें DAP का, तो विश्व में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली फास्फोरस उर्वरक है। समझ गए? कौन? DAP। DAP माने डी माने डाई, ए माने अमोनियम याद रखिएगा, और P से फास्फेट। अगर बात करें इसके रासायनिक अगर संगठन की बात करें तो 46 से 53
प्रतिशत जो है फास्फोरस है और 18 से 21% जो है नाइट्रोजन उपस्थित होती है। तो नाइट्रोजन कितना होता है? तो 18 से 21% और फास्फोरस 46 से 53%। समझ गए? ठीक है, ये आप समझ गए। आगे बात करते हैं डीएपी, जिसे डी से डाई, ए से अमोनियम और पी से फास्फेट के प्रयोग से अस्थायी रूप से मृदा के पीएच मान में वृद्धि होती है। तो मृदा का पीएच मान में वृद्धि होता है मतलब आपको अम्लीयता को कम करता है। यह मृदा की अम्लीयता में कमी करता है, ठीक है। परंतु लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से अमोनिया जो है, अमोनिया का क्या होता है? नाइट्रोजनीकरण होता है। मृदा पहले की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाती है। अगर प्रयोग हुआ, लंबे समय तक होगा तो और भी हो जाएगा गड़बड़ ज़्यादा प्रयोग करने से। इसलिए कहा जाता है कि समय से ज़्यादा ना पढ़ें और समय से ज़्यादा ना सोचें। समय हो तभी पढ़ें और समय के साथ ही काम करें, समय को व्यर्थ ना करें। तो देखिए, अगर अमोनिया ज़्यादा पड़ेगा तो भी दिक्कत है, इसलिए समान रूप से होना चाहिए नाइट्रोजनीकरण। ये हो गए। और याद रखना है सबसे बड़ी बात कि डीएपी का अगर पूछे, सूत्र पूछ देगा तो आप बताइएगा NH4 ब्रैकेट में 2HPO4 बता देना है। चलिए इनकी बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है? कौन एक मिश्रित उर्वरक है? तो अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट, फास्फेट नहीं, सल्फेट। सल्फेट जो है आपका मिश्रित है, उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र हम जानते हैं NH4, तो अब अमोनिया का सूत्र याद रखिएगा NH4 ब्रैकेट में 2 और सल्फेट है तो SO4। अगर ये फास्फेट होता तो PHPO होता, 4 होता, है ना, याद रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया। तो अमोनियम सल्फेट जो है एक क्या है? अकार्बनिक लवण है, जो कि अमोनिया एवं सल्फेट के मिश्रण से प्राप्त होता है ना, सल्फेट से प्राप्त होता है। इसका सर्वप्रमुख उपयोग जो है क्षारीय मृदा में उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो कि फास्फेट जो था हमारा, वो क्या करता था? अम्ल को कम करने के लिए किया गया था। अम्लता जो था उसमें मिट्टी में जो अम्ल बढ़ा था उसको कम करने के लिए हम फास्फेट का प्रयोग करते हैं। और अमोनिया सल्फेट में क्या है कि क्षारीय मृदा का उर्वरक के रूप में हम करते हैं। सर्वप्रमुख अगर उपयोग करें तो क्षारीय मृदा। 7वां प्रश्न क्या है? साबुन ग्रीस को हटाता है। तो साबुन ग्रीस को हटाता है तो हम बताएंगे पायशीकरण द्वारा हटाया जाता है। पायशीकरण द्वारा हटाया जाता है। तो सुन लीजिए, साबुन पायशीकरण की प्रक्रिया द्वारा ग्रीस को हटाता है। पायशीकारक सामान्यतः ध्रुवीय जो समूह होता है युक्त लंबे श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जैसे साबुन क्या है? पायशीकरण का ही एक प्रक्रिया है। पायशीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय, ठीक है, हेलिकल समूह तेल या ग्रीस को घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है। अध्रुवीय को घोल लेता है, अध्रुवीय समूह जल में क्या होता है? घुल जाता है। और जब इसे ठीक प्रकार से रगड़ा जाता है, क्या करते हैं? रगड़ा जाता है, तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकल जाता है, छोटी छोटी बूंदों में निकल जाता है। समझ गए? देखिए 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है शोधन अभिकर्ता है। और शोधन अभिकर्ता है, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, अपमार्जक मतलब जिसे डिटर्जेंट बोलते हैं, डिटर्जेंट बोला जाता है, डिटर्जेंट हम लोग बोलते हैं, है ना। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ है। क्या है? भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ माना जाता है। साबुन प्रायः वसा अम्लों के सोडियम या पोटाशियम लवण होते हैं। इन दोनों का ही मिश्रण का ही तो लवण होते हैं, मतलब सोडियम का या पोटाशियम का मान के चलिए लवण होते हैं, ठीक है। वही अपमार्जक जो होते हैं, डिटर्जेंट जिसे बोलते हैं, एलिकल वेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। देखिए, ये भी सोडियम या पोटाशियम का होते हैं साबुन, ठीक है। वसा अम्ल के सोडियम या पोटाशियम लवण होते हैं साबुन। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो एलिकल वेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। तो आप दोनों में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।
अगर बचा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम पूछते, लवण होते हैं, सोडियम की जगह पोटेशियम दे दे, तो भी आप समझिए साबुन की बात हो रही है। लेकिन अपमार्जक डिटर्जेंट में अगर देखा जाए तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण हो, तब समझिएगा कि डिटर्जेंट की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। ये कठोर जल में कपड़े धोने के काम आता है। कठोर जल जो होता है उसमें कपड़े धोने के काम आएगा, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अविलीय क्या होता है, अपक्षेप नहीं बनाते हैं। क्या होते हैं? अपक्षेप नहीं बनाते हैं। 9वां प्रश्न है, देखिए, वह तत्व जो मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह कौन सा तत्व है जो कि मानव के पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो वो है उपरोक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन में एक से अधिक है। अब कौन कौन है, चलिए हम बता देते हैं। तो आगे सुन लीजिए, शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए त्वचा से पसीना निकलता है, मतलब अच्छे से बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, तापमान से बचाने के लिए, जिसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम भी था और ये जस्ता भी था, मतलब जिंक भी था। समझ गए? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन मतलब लोहा भी था, देख लीजिए। तो ये सब थे इसमें, समझ गए? उपरोक्त में से सभी होता तो भी सही होता, एक से अधिक है वो भी सही होगा। तो इसमें हमारे शरीर के जो पसीना निकलता है उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाए जाते हैं। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन आप देख लिए। अगर बात करें 10वें प्रश्न का, तो पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है, कौन सा सबसे उपयुक्त उर्वरक है, बता सकते हैं? तो यूरिया सबसे उपयुक्त है छिड़काव के लिए। हम छिड़काव के लिए तो करते ही हैं। तो देखिए, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसे व्यापक रूप से कार्बामाइड के रूप में जाना जाता है। तो यूरिया एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जिसे हम व्यापक रूप में किस नाम से जानते हैं? कार्बामाइड के रूप में जानते हैं। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद मतलब उर्वरक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एकदम करते हैं, कृषि के लिए करते हैं हम लोग, छिड़काव के लिए करते हैं, फसल को बचाने के लिए, या फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। और उगने के बाद देखते हैं मशीन लगा के छिड़काव किया जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 11वां प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए उर्वरक सर्वाधिक उपयोगी है, कौन सी उर्वरक जो है सर्वाधिक उपयोगी है? तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक जो है सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये हमारा नाइट्रोजन सबसे उपयोगी होता है। नाइट्रोजन सबसे उपयोगी है, तो देख लीजिए, नाइट्रोजन पादपों मतलब पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है, एकदम आवश्यक है भाई, जरूरी है एकदम। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक अत्यंत आवश्यक है, मतलब गेहूं के लिए तो बहुत ही आवश्यक है नाइट्रोजन। गेहूं की हरियाली तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, आवश्यक है। ये भी क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम लोग 12वां प्रश्न का, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, तो कौन सा है? सी, सनई। सनई है, ठीक है, क्या है? शनई है। और शनई है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, यहाँ पे बढ़िया से दिया हुआ है। तो देखिए, कृषि में हरी अवधारित सामग्री का उपयोग जब खाद के रूप में किया जाता है तो उसे हरी खाद कहते हैं। हरी खाद बनाने के लिए मुख्यतः दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलें जो हैं ढैंचा, सनई, लोनिया, मूंग, उड़द बोला जाता है, उड़द है, गवार, मटर, मेथी, ये सब बहुत ही उपयुक्त होते हैं। हरी खाद के प्रयोग से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जमीन में स्थिरीकरण होता है। जमीन में क्या होता है? स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का वायुमंडल के कारण। मृदा में बढ़ती है, क्या बढ़ती है? जीवाश्म जो है, जीवा अंश कहते हैं इसे, ठीक है, जीवा अंश पदार्थ की मात्रा जो है मिट्टी में बढ़ता है। जीवाश्म भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। क्या होता है? मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। पोषक तत्वों का संरक्षण, सुधार होता है। खरपतवार कम होते हैं तथा मिट्टी का कटाव रुकता है। मिट्टी का कटाव क्या है? रुकता है। इससे मिट्टी का कटाव तो रुकेगा ही, खरपतवार कम होंगे। तो देखिए 13वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो वो अमोनिया सल्फेट छोड़ता है। अमोनिया सल्फेट का सूत्र आप जानते हैं, NH4 ब्रैकेट में 2SO4, बस खत्म, याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अमोनिया सल्फेट एक प्रकार का नाइट्रोजनी उर्वरक है, मतलब नाइट्रोजन उर्वरक है, जो फसल के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। एकदम पोषक तत्व प्रदान करेगा भाई, एकदम है, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक है। इसका रासायनिक अगर सूत्र पूछे तो हम बता चुके हैं, NH4 SO4 NH4 दो को कर दिया है, तो इसलिए तो इसे किया गया था NH4 ब्रैकेट में 2, मतलब 2 को NH4 है, SO4, समझ गए? हर ढंग से आपको यहाँ पे जो है बता दिया जा रहा है, ठीक है। अमोनिया आधारित उर्वरकों का व्यापक उपयोग मृदा के अम्लीयकरण का मुख्य कारण है। अम्लीयकरण का मुख्य कारण माना जाता है। अब देखिए फास्फोट आ जाता, मतलब फास्फोट आ जाता, HPO आ जाता, तो समझ जाते कि ये क्षारीय में जरूरत था, लेकिन यहाँ पे सल्फेट है, मतलब अम्लीयकरण का मुख्य कारण माना जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। 14 प्रश्न की बात करें, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। नाइट्रेट है, नाइट्रेट है तो सुन लीजिए कि नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। पौधे इसे मिट्टी से मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं कौन? पौधा मिट्टी से मुख्यतः प्राप्त करते हैं। पौधे मृदा से नाइट्रोजन का अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रेट के रूप में ही करेगा। तो नाइट्रोजन का अवशोषण जो करता है नाइट्रेट के रूप में ही करेगा पौधा, है ना। चलिए इसमें क्या है कि अध्याय 9 में विविध प्रश्न, मतलब सब मिला के क्वेश्चन है जो कि आज तक पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। 33 क्वेश्चन है, फर्स्ट चलेंगे खाली। पहला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? क्यों उबलने लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता है और जल का क्वथनांक जो है नीचे आ जाता है, इसलिए हो जाता है। अब इसका डिटेल की बात करते हैं, तो डिटेल सुन लीजिए, जानते हैं। डिटेल इसका है कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, दम हो जाता है, ऊंचाई पर जाएगा तो कम जाएगा, इसलिए जल के उबलने के लिए कम ऊर्जा अर्थात कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए कम ऊर्जा और कम तापमान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जल का क्वथनांक जो है कम हो जाने से वह जल जो है 100 डिग्री से कम ताप पर ही उबलने लगता है, 100 डिग्री से कम पे ही उबलने लगेगा। इसके विपरीत अगर अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है, तो अधिक ऊंचाई पर अगर जाएगा तो वहाँ पे खाना पकाने में तो समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय जो क्षेत्र कम होने लगता है, क्योंकि खाने को एक निश्चित ताप पर तथा एक निश्चित समय तक गर्म करना पड़ता है। तो एक निश्चित समय होना चाहिए, जो कि ऊपर ऊंचाई पर जाएगा तो कम जाएगा, इसलिए खाना पकाने के लिए उसे अधिक देर तक गर्म करना पड़ता है। इसलिए देखते होंगे कि पहाड़ी एरिया पे जाइए तो खाना पकाने में थोड़ा सा चावल उबलने में देरी होता है, कोई भी खाना चीज़, है ना। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? बताइएगा, किस गैसों का मिश्रण जो होता है खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मीथेन और वायु होते हैं, मीथेन और वायु होते हैं। और चलिए जानते हैं, खदानों में सामान्यतः जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि गैस पाई जाती है। मतलब खदानों में समानता अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, मीथेन CH4, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन A, हाइड्रोजन H आदि गैस पाए जाते हैं। किसमें? खदान में। आप देखिए होंगे कोई भी मूवी, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये सब शब्द, जिनमें मीथेन सर्व प्रमुख होता है। खदानों में अगर देखा जाए तो मीथेन सर्व प्रमुख माना गया है, ठीक है। जब मीथेन एक निश्चित मात्रा में 5 से 15% माना गया है।
कि निश्चित मात्रा में वायु के साथ मिश्रित हो जाती है। तो वायु के साथ कितना प्रतिशत लगभग बताया गया है कि मिश्रित होती है? तो 5 से 15%। तो यह तीव्र विस्फोट करती है। क्या करते हैं? तीव्र विस्फोट होती है, जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है। तो जल भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है अत्यधिक ऊष्मा भी मुक्त होता है। ये भी क्लियर हो गए। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है बता सकते हैं? तो RDX विस्फोटक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स का मतलब होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं। यह एक क्या है? गंधहीन, स्वादहीन, श्वेत, रवेदार ठोस पदार्थ है। श्वेत और रवेदार ठोस पदार्थ है, स्वाद नहीं है, गंधहीन है, जिसे विस्फोट के रूप में मतलब विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज अगर वर्ष बोले तो 1898 बताइएगा, 1898 बता दीजिएगा। 1898 में जॉर्ज फ्रेडरिक कौन है? फ्रेडरिक कौन है? हैनिंग। तो फ्रेडरिक हैनिंग जो कि जर्मनी के हैं द्वारा की गई थी। समझ गए? RDX का नाम सुने होंगे, जो कि किसके द्वारा किया गया था? ये हमारे हैनिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1898 में किया गया था। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। परंतु इसका अगर प्रयोग बताएं तो सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। कब किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसका अगर रासायनिक बोला जाए, किसका? RDX का अगर रासायनिक नाम बोले तो आप बताइएगा साइक्लोट्राइमेथिलीन, ठीक है, और साथ में बोला जाता है ट्राइनाइट्रामाइन। रासायनिक नाम अगर बोलेगा तो साई अलग कर दीजिए, क्लो ट्राई अलग कर दीजिए, अमेथिलीन अलग कर दीजिए, और एक तरह से ट्राई अलग कर दीजिए, नाइट्रा अलग कर दीजिए, अमाइन अलग कर दीजिए। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। इसे अन्य कई नामों जैसे कि कई नामों से जानते हैं, जैसे कि साइक्लोनाइट, ये हम जान गए, हेक्सोजेन और T4 के नाम से भी जानते हैं, आदि नामों से भी जाना जाता है। तो RDX को क्या नाम से जानते हैं? साइक्लोनाइट्स, हेक्सोजेन या हेक्सोजोन बोल दीजिए, या T4 बोल दीजिए। समझ गए? चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो आप तो RDX जान गए विस्फोटक है, तो ये तो गलत हो गया। आप बताइए कौन सा नहीं है? तो आप देखिए क्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक थोड़ी है। क्लोरोफॉर्म तो आप सुंघाइए, बेहोश कर दीजिए वाला बात है। ग्लिसरीन है, टाइलून है, ये सब जो है आपका विस्फोटक है। अगर देखिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है शल्य चिकित्सक के रूप में रोगियों को बेहोश करने के लिए किया जाता है, बेहोश करने के लिए कि ऑपरेशन के लिए, और इसे निश्चेतक के रूप में भी कहा जाता है। मतलब बेहोश हो जाता है, निश्चेतक, होश में नहीं रहता है, होश रहते हुए भी वो बेहोश के रूप में है। पांचवा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक क्या होता है? संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो ये एमाटोल में जो है नहीं पाए। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? भारी, रंगहीन, तैलीय और विस्फोटक तरल पदार्थ है। तैलीय है तो तरल तो होगा ही, रंगहीन होगा ही, कलरलेस है, रंग नहीं होगा इसमें, भारी होगा, हैवी है। सामान्यतः यह एक श्वेत धूम्र युक्त नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? धूम्र युक्त नाइट्रिक अम्ल माना जाता है ये। कौन? नाइट्रोग्लिसरीन। अब देखिए कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है। जिलेटिन एवं डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक है, आवश्यक रूप से होता है। समझ गए? अब देखिए एमाटोल एक अत्यधिक विस्फोटक तत्व है, जो कि नाइट्रोटाइलुइन क्या है? टाइलुइन, जिसे TNT बोलते हैं, तथा अमोनिया क्या बोलते हैं? अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से निर्मित होता है। क्या होता है? नाइट्रेट से मिश्रण से निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? ग्लिसरीन नहीं पाया जाता है। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? कौन सा रसायन ऐसा है जो कि फल पकाने में सहायता करता है? तो एथेफॉन। यहाँ पे देखिए एथेफॉन जो है क्या है?
फल पकाने में सहायता करता है, फल पकाने में ही सहायता करेगा, लेकिन किसका करेगा ये बात है ना? तो आप और भी नाम सुने होंगे जो कि हम आगे भी बताएँगे, इसमें चर्चा है। तो एथफॉन एक क्या है, पादप विकास नियामक है, पादप को विकास मतलब पौधे को विकास करता है। इसका प्रयोग जो है गेहूँ, चावल, कॉफ़ी जो है, तंबाकू एवं कपास पर किया जाता है। कपास पे करते हैं एथफॉन का, ताकि पौधे एवं उनके फल जो हैं तेज़ी से परिपक्व हो सकें। ठीक है? हम जान गए। मेलेथियान क्या है? एक कीटनाशक है। मेलेथियान क्या है? एक कीटनाशक है। 7वां प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक आयुध के रूप में किया जाता है? तो किसके रासायनिक आयुध के रूप में करते हैं? तो हम मास्टर्ड गैस के रूप में करते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं पहला टॉपिक में। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि मास्टर्ड गैस एक क्या है? जहरीला गैस है। क्या है? जहरीला गैस है। इसका प्रयोग जो हम प्रथम विश्व युद्ध में जो है रासायनिक आयुध मतलब केमिकल वेपन के रूप में प्रयोग किए थे, मतलब युद्ध में किए थे, हथियार के रूप में किए थे। आयुध मतलब हथियार के रूप में। इसका रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो एथिल सल्फाइड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एथिल सल्फाइड बता दीजिएगा। इसका रासायनिक नाम किसका? मास्टर्ड गैस का मस्टर्ड बोला जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 में हुआ था। ठीक है, तो 1914 से लेकर 1919 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। 8वां प्रश्न है कि किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? फिनॉल का प्रयोग करते हैं तो डी बेकेलाइट में। बेकेलाइट में करते हैं तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्सिल समूह में विस्थापित होता है तो उससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे फिनॉल कहते हैं। समझ गए? बेंजीन केंद्रक का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल समूह में या समूह से क्या होता है? विस्थापित होता है, आगे की ओर बढ़ता है, विस्थापित होता है, तो उसे और जो उससे उत्पाद होगा वही उत्पाद से जो प्राप्त होता है उसे ही फिनॉल कहेंगे। अब देखिए वर्ष 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की जो है क्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया था। 9वां प्रश्न, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? बताइएगा। छपाई करने वाला में स्याही जो लिंक हम लोग इस्तेमाल करते हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी मीथेन CH4 है ना, इसी के अपघटन से प्राप्त होता है। मीथेन एक क्या है? रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। ठीक है, रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन गैस है। इसके अतिरिक्त यह जो है कार्बनिक पदार्थ के विघटन से भी उत्पन्न होता है। तो क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राप्त होता है। कौन? मीथेन। एवं कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। तो कोयले से निकलने वाली गैसों में भी क्या होता है? रहता ही है। मीथेन गैस जो है काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। तो मीथेन का प्रयोग हम जान गए, काले रंग को बनाने में, मोटर टायर को बनाने में, छापे खाने में जो लिंक स्याही होता है उसको बनाने में, पेंट बनाने में मीथेन का प्रयोग करते हैं, कार्बन की छड़ बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं मीथेन का। तो ये सब ऑप्शन है, टिक लगाइएगा मीथेन। धान के खेतों, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशुओं द्वारा भी यदि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन किया जाता है। तो एकदम सही बात है। ये जो मीथेन है ये पशुओं द्वारा भी करते हैं, घरेलू पशु द्वारा भी बनाया जाता है मीथेन, और कोयला के खदानों में आपको मीथेन मिलेगा। इस सब का जो है उत्सर्जन किया जाता है मीथेन का। ठीक है, घरेलू पशु के गोबर इस सब से। जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो आर्द्र भूमि जो नमी भूमि है और समुद्र की जो भूमि है वहाँ पे मीथेन उत्सर्जन का एक जो है प्राकृतिक स्रोत है, इम्पोर्टेंट है। और क्या? 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल जो है पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बाइड है। क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है। अब कैल्शियम कार्बाइड है तो फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2 का प्रयोग किया जाता है।
फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड मतलब नमी, जो कि जल बोलते हैं, जिसे आर्द्र भी बोलिए, के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस का निर्माण करती है। तो आपको एसिटिलीन भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप टिक लगा के आइएगा कि पकाने का ही काम करता है। 11वां प्रश्न है, एथिल अल्कोहल में कौन सा पदार्थ मिलाकर इसे पानी के अयोग्य बनाया जाता है? पानी के अयोग्य बनाया जाता है तो मेथनॉल एवं पिरीडीन को मिलाकर जो है अयोग्य बनाया जाता है। अब अयोग्य बनाया जाता है तो सुनिए, एथिल अल्कोहल में मेथनॉल एवं पिरीडीन मिला देने से यह जहर बन जाता है। एथिल अल्कोहल में अगर कौन सा ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो कि आपको पीने अयोग्य हो जाएगा, पीने योग्य नहीं होगा, मतलब मेथनॉल और पिरीडीन बना दीजिए, इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो ये कहते हैं मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को। तो देखिए, मेथनॉल एक हल्का, रंगहीन और ज्वलनशील पदार्थ है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इसमें किसी भी अन्य तरल ईंधन की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन एवं कम कार्बन पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन ना अधिक पाया जाता है, कार्बन कम पाए जाते हैं, बस इतना जान लीजिए। मतलब अपेक्षा अधिक जो है हाइड्रोजन और कम कार्बन पाए जाते हैं। मेथनॉल को वुड स्पिरिट या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है मेथनॉल को, क्योंकि इसे लकड़ी के क्या होता है आश्वन की प्रक्रिया से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो लकड़ी से बाई प्रोडक्ट मतलब लकड़ी का होना चाहिए।